नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। इस समय चुनावी मौसम में कई सारे बवाल चल रहे हैं। एक बवाल ये चल रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो डेटा जल्दी नहीं रिलीज कर रहा है। डेटा रिलीज करने में टाइम लगा दे रहा है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ जा रहा है। ये पहली बार नहीं है, ये हमेशा से ऐसा होता है। लेकिन इस बार विपक्ष छठवें फेज के पहले ही अपनी हार मान चुका है तो आरोप किस पे लगाएगा, उसके लिए माहौल बनाया जा रहा है। अच्छा, ये आरोप लगा, उसके बाद एडीआर जो है उसने एक पीआईएल डाल दी सुप्रीम कोर्ट में। पीछे पीछे टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा, सांसद तो नहीं रही, उनको बर्खास्त कर दिया गया था। टीएमसी वाली जो कैंडिडेट है महुआ मोइत्रा, वो भी पहुंच गई, हाँ साहब ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है ऐसे वैसे। मीडिया में ये बात चली, वहां जाकर के क्या कह रहे हैं कि फॉर्म 17 जो है उसको स्कैन करके चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पे डाले। अब सोचिए, लाखों लाखों सेंटर हैं और फॉर्म 17 कोई एक पेज का फॉर्म नहीं होता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि फॉर्म 17 और जो बैलेट पोस्टल से वोट पड़ता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि फॉर्म 17 सिर्फ बूथ पे पड़े हुए मतों को दर्शाता है और सिर्फ बूथ पे पड़े मतों को ही नहीं दर्शाता है, और भी उसमें सारी चीजें बात है। मैं बताऊंगा आपको, फॉर्म 17 भी दिखाऊंगा। वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, थोड़ा टाइम लगा करके। इसमें मतलब बहुत सारी जानकारी वाली बातें, जिससे बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन भी दूर होगा। दूसरी तरफ कल इंडिया टीवी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू दे दिया और इंटरव्यू में जो पटक पटक के धोया कि उसके बाद ये पूरा खान मार्केट गैंग, लिबरल गैंग जितना है ना, ये एकदम सदमे में है। इतने सदमे में है, मतलब बहुत सारे लोगों की तो प्रतिक्रिया ये आई इंडिया टीवी के इंटरव्यू के बाद कि ये इंटरव्यू दूसरे फेज में हो जाना चाहिए था, थोड़ा लेट हो गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से जवाब दिया सवालों के, उस जवाब के बाद और खान मार्केट की स्थिति खराब है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जो याचिका पड़ी हुई थी उसके ऊपर। सीधे सीधे कह दिया कि बूथ वाइज डेटा अपलोड करने का निर्देश नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला 5 फेज की वोटिंग हो चुकी है, चुनाव आयोग के लिए मैन पावर जुटाना मुश्किल है। अब दिक्कत क्या है कि चुनाव आयोग होता क्या है। चुनाव आयोग में देखिए भैया, टेक्निकली जो है वो 3 व्यक्ति हैं इस समय, वही चुनाव आयोग है। उसके इर्द गिर्द कुछ अधिकारी काम करते हैं। तो अब समस्या यह कि चुनाव आयोग कौन है। चुनाव आयोग प्राइमरी का टीचर है जिसकी चुनाव में ड्यूटी लगी है, जिले का डीएम है, जिले की पुलिस है, जिले का जो भी डीएम अधिकारी होता है, आईपीएस होता है, बैंक के कर्मचारी हैं, ये सभी लोग, इसके अलावा जो बीएलओ होते हैं, सब चुनाव के एक तरीके से रिसोर्सेज हैं। इसी के भरोसे, इन्हीं के भरोसे चुनाव आयोग चुनाव करवाता है। ठीक। अच्छा, ये जितने भी अधिकारी और जितने सारे लोग होते हैं, अगर इनको प्रैक्टिकली देखा जाए तो इनका मत ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक ही पार्टी के सपोर्टर होते हैं, मल्टीपल पार्टी के सपोर्टर होते हैं। और एक स्वाभाविक सी बात है कि सारे डीएम या सारे एसपी या सारे प्राइमरी के टीचर सब भाजपाई नहीं हो गए हैं, पहले तो ये समझने वाली बात है। लेकिन ठीक है, बीच चुनाव में भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए लगातार काम किया गया। ईवीएम के लिए कहा गया, ईवीएम पे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट की चीजें आ गई, 50-50 याचिका पड़ गई। क्यों ये सब क्यों होता है? इसलिए होता है कि यह बताया जा सके कि नरेंद्र मोदी को लोग वोट नहीं देते, ईवीएम में सेटिंग करके हो जाता है। लेकिन जब चुनाव आयोग बुलाता है कि आओ ईवीएम में सेटिंग करके दिखाओ, तो ये सारे भाग लेते हैं। खैर, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो इनको सीधे सीधे बोल दिया कि यार ये चुनाव खत्म हो जाएगा तब देखेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने कह दिया कि सर ये कोई न कोई याचिका लेकर के चुनाव की पवित्रता को प्रभावित करने के लिए हमेशा सुप्रीम कोर्ट में पड़े रहते हैं कि यहां से कुछ कह दिया जाए, उसके बाद ढिढोरा पिटना शुरू हो जाए। ये है एनजीओ है डेमोक्रेटिक, ये सब लोग गए हैं, उन्होंने सीधे सीधे वेकेशनल बेंच सुनवाई कर रही थी, दत्ता साहब की है। अब देखिए क्या कहता है। याचिका की कई बातें इस मुद्दे पर 2019 से पेंडिंग है, मुख्य याचिका जैसी है। इस याचिका पर कोई भी राहत देना मुख्य याचिका को राहत देने जैसा है। 2019 में भी एक याचिका पड़ी थी, उस पर भी सुनवाई चल रही है। ईवीएम को लेकर के याचिका पड़ी है। जब भाई इस देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं,
आपको ईवीएम पे भरोसा नहीं, आपको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं, आपको किसी व्यवस्था पे भरोसा ही नहीं है, तो क्या नई व्यवस्था बनेगी या नई चीजें बनाई जाएंगी? इसी तरह इलेक्टोरल बॉन्ड था, अरे बॉन्ड आ गया, बस फंस गई बीजेपी, कोई चुनाव में नाम नहीं लेता यार, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा गायब हो गया। जब पता चल गया कि सबको डोनेशन मिला है तो सब हाथ जोड़ लिए कि नहीं नहीं भैया ये मुद्दा नहीं बन सकता है। अब नहीं नहीं तो बताते थे, जितने खलियर खैराती खान मार्केट वाले इन्हें बताते थे, अरे बाप रे बाप पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया। खैर, अब चुनाव आयोग ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर के भ्रामक दावों और निराधार आरोप से संदेह पैदा करने का अभियान चल रहा है, इसे समझना होगा। सच सामने आने तक नुकसान हो चुका होगा। एडीआर कानूनी अधिकार का दावा कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है। एडीआर ने कहा कि यह कानूनी अधिकार है कि फॉर्म 17 अपलोड कर दो। ये भैया फॉर्म 17 अपलोड करोगे, कल के लिए कहोगे कि किस किस व्यक्ति ने किसको किसको वोट दिया, यह भी जानने का अधिकार है सबको, वो भी अपलोड कर दो। परसों कुछ और लेकर के आओगे, मतलब रोज नई नौटंकी लेकर के आओगे। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये देने में क्या दिक्कत है, देने में कोई दिक्कत नहीं है भैया। अगर एक वोट इधर उधर मिसमैच हो गया ना, एक वोट सिंगल वोट, तो बवाल हो जाएगा। और दूसरी बात है, ये दे दिया जाता है फॉर्म 17 उसी दिन मतदान खत्म होने के बाद पीठासीन अधिकारी दे करके जाता है। फॉर्म 17 दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा कि कैसे होता है फॉर्म 17। अभी तो आप लोगों ने सिर्फ नाम सुना होगा, देखिएगा कैसा होता है फॉर्म 17। ये 3 पॉइंट्स उसने दे दिया कि ये चुनाव आयोग ने और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से बोला कि चुनाव के बाद आना। ये देखिए, ये मतदान संख्या क्या होती है, सीरियल नंबर उस पे अपलोड होता है, फिर फॉर्म 17 के तहत वो सारी अपलोडिंग लोडिंग होती है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं फॉर्म 17 होता है क्या, ओरिजिनल वाला। ये देखिए फॉर्म 17 है। फॉर्म 17 में निर्वाचन क्षेत्र, लोकसभा है, विधानसभा है, जिसका भी चुनाव हो रहा है, उसका राज्य, उसका सारा क्रमांक, मतदान का नाम, मतदान केंद्र का नाम, वहां पे कितनी संख्या है उसका नाम, कंट्रोल यूनिट का नाम, वीवीपैट का सीरियल नंबर, सारी चीजें लिखी होती है। सब कुछ इस पे लिखा जाता है। ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा फॉर्म है, देखिएगा टुकड़े टुकड़े में है। फिर कितने वहां पे मतदाता हैं, कौन कौन क्या क्या है, सारी चीजें लिखी जाती हैं। सब कुछ A to Z रिकॉर्ड होता है। और रिकॉर्ड ही नहीं होता है दोस्तों, यहां पे जो परीक्षण वोट डाले जाते हैं, जब ईवीएम की टेस्टिंग के लिए जो मतदान के लिए अलग अलग पोलिंग, अलग अलग जो कैंडिडेट होते हैं, उनके एजेंट जो होते हैं, वो मॉक पोल करते हैं। मॉक पोल करते हैं तो वहां पे भी सीरियल नंबर लिखा जाता है, अभ्यर्थी का नाम लिखा जाता है, कितना मत पड़ा ये भी लिखा जाता है फॉर्म 17 पे। बाहर जो चुनावी प्रक्रिया में कभी नहीं रहा, चूंकि मैं कम से कम 10-12 बार एजेंट बन चुका हूं। मैं कम से कम, आप समझ ले, लोकसभा विधानसभा मिला करके और जो ये पंचायत का चुनाव होता है मिला करके मैं बता रहा हूं, 10-12 बार मैं एजेंट बना। इसके अलावा मैं इतने ही बार काउंटिंग कराया हूं, तो मुझे काउंटिंग का प्रोसेस भी पता है और कैसे चुनाव होता है उसका भी प्रोसेस पता है। घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीठासीन अधिकारी बने हैं, वह भी प्रोसेस जानता हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं। और मेरी बात से वो लोग सहमत होंगे जो चुनावी प्रक्रिया में इन्वॉल्व होंगे। बाहर बैठ के तमाशा देखने वाले को बहुत सारी बातें नहीं समझ में आती हैं, इसीलिए मैं इस फॉर्म को ही लेकर के आया हूं। खैर, सब कुछ उसमें लिखा जाता है। लिखने के बाद क्या होता है, लिखने के बाद लिख रहा है ना, मतदान अभिकर्ता, मतलब मतदान एजेंट का हस्ताक्षर होता है। सील जब की जाती है ईवीएम या बैलेट बॉक्स, तब भी उस सील का नंबर होता है, रिटर्निंग ऑफिसर को वो पेपर कितना वापस हुआ जिससे सील किया जाता है, सारी चीजें A to Z वहां लिखी जाती हैं। और फिर हस्ताक्षर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए बीजेपी का एजेंट भी करेगा, सपा का भी करेगा, बसपा का भी करेगा, अगर वहां टीएमसी का है तो टीएमसी का भी करेगा, कांग्रेस का है तो कांग्रेस का भी करेगा, इवन किसी निर्दलीय का है तो वह भी करेगा। अब कहां यहां गड़बड़ी हो रही है भाई, ये बाद में चुनाव आयोग नहीं बनाता है, ये तुरंत ही बनता है, ये पीठासीन अधिकारी बनाता है। इसके अलावा भी मतदान में कोई गड़बड़ी होती है तो पीठासीन अधिकारी की एक डायरी होती है, और पीठासीन अधिकारी इतना पावरफुल होता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता पीठासीन अधिकारी ने जो लिखा है। इस बात को समझिएगा, क्योंकि वही है, मतलब जिसको कहते हैं ना, वही आईओ है, एक तरीके से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो। इसके बाद क्या होता है, ये फॉर्म 17 खत्म नहीं होता, ये फॉर्म 17 के 4 सेट बनते हैं, ये समझिएगा। 4 सेट कैसे बनते हैं, एक सेट तो दिया जाता है
जो क्या बोलते हैं एजेंट होते हैं, उनको एक सेट मिल गया, उनको उसकी कार्बन कॉपी एक तरीके से मान लीजिए। इसके बाद एक सेट जाता है ईवीएम के साथ, एक सेट जाता है चुनाव आयोग, और एक सेट रखा जाता है काउंटिंग के लिए। जब काउंटिंग होती है तो एक सेट काउंटिंग वाले में रखा जाता है, एक ईवीएम के साथ ही उसी के अंदर डाल करके सील कर दिया जाता है, मतलब उसमें फंसा दिया जाता है एक तरीके से, और एक अभिकर्ता को दे दिया गया, एजेंट को दे दिया गया, और एक चुनाव आयोग डायरेक्ट भेज दिया जाता है। 4 सेट। अब कहां कहां गड़बड़ी हो जाएगी भाई? अब एजेंट की यह जिम्मेदारी होती है जो काउंटिंग कराने गया है वह मिलाए कि मैंने इस पे हस्ताक्षर किए हैं कि नहीं किए हैं। ईवीएम के साथ जो आई है उसको भी मिलाया जाए, चुनाव आयोग को भी मिलाया जाए, सबको मिला करके इसको करें कि सबको वेबसाइट पे अपलोड कर दो। अब अंतर आएगा वोटों में। क्यों अंतर आएगा मैं आपको बता दूं। जो बैलेट पेपर से वोट पड़ते हैं, जैसे जो सरकारी कर्मचारी होते हैं या जो सेना के लोग होते हैं, उनका बैलेट पोस्टल से वोट पड़ता है, उनका बैलेट पोस्टल से वोट पड़ेगा। इवन इस बार चुनाव आयोग ने भी किया है कि जो लोग बीमार और बुजुर्ग हैं उनका भी बैलेट पोस्टल से वोट पड़ रहा है, उसकी काउंटिंग अलग होती है, उसके लिए अलग सेट बनता है, दोनों को मैच करा करके डालना पड़ेगा। मतलब ये लोग हंसी मजाक बना लिए यार, खेला तमाशा बना लिए। अब 5 चरण हो गया तो अब चल रहे हैं कि ये भी डालो। पिछला वाला कौन बैठ के डालेगा भाई? कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा पिछले वाले की? और तुम्हें चाहिए क्यों ये एजेंट? किस लिए बने हैं? एजेंटों से कराओ वेरीफाई, लेकिन ना, उससे नहीं करवाना है भाई साहब। उसके बाद गणना सुपरवाइजर का हस्ताक्षर होता है, रिटर्निंग ऑफिसर का हस्ताक्षर होता है, उसके बाद 49MA के तहत सर्टिफिकेट और घोषणा होती है। ये होता है फॉर्म 17। अब फॉर्म 17 पूरा हुआ जो मैंने आप लोगों को दिखाया। अब आप बताइए यहां कहां गड़बड़ी का संभावना है यार? अच्छा, ये जितने लोग गए हैं ना, ये लोग कभी एजेंट वेजेंट बने नहीं है ना, ये कभी पीठासीन अधिकारी रहे हैं, तो इन लोगों को पता ही नहीं है कि फॉर्म 17 है। क्या भाई, ये जान गए फॉर्म 17 है, ऐसे 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 दिस दैट। तो खैर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब चुनाव बात तुम्हारी आज का देखेंगे, हटो यहां से, तुम लोग रोज चले आते हो। अब मोदी बाबा ने क्या किया है वो भी देख लो। इंडिया टीवी के में रजत शर्मा का प्रोग्राम था, उसमें जो छीला है ना इन लोगों को तबियत से, एकदम सदमे में है खान मार्केट गैंग। एकदम लिबरल जितने हैं ना सदमे में, कह रहे बाप रे बाप यार ऐसे। अब कुछ कह रहे हैं ऐसे मोदी जी को नहीं कहना चाहिए। इनको क्या है, देखिए, जिसे जो रवीश कुमार हो गए या इस तरीके के जो पत्रकार है, अजीत अंजुम हो गए, जो बहुत सारे लोग हैं लेफ्ट लिबरल कवाल जो है, इनको लगता है कि क्वेश्चन ये तय करेंगे, पत्रकार ये तय करेंगे, किससे पूछा जाएगा यह भी ये तय करेंगे। ऐसा होगा क्या? रजत शर्मा का न्यूज चैनल है तो रजत शर्मा सवाल तय करेंगे, रवीश कुमार रजत शर्मा का सवाल नहीं तय करेंगे। आज तक है तो आज तक के एंकर, आज तक के जो लोग हैं, एडिटर हैं, वो सवाल तय करेंगे कि मोदी से क्या पूछना है। रवीश नहीं ना तय करेंगे उनका सवाल, क्योंकि रवीश का सवाल आज तक वाले नहीं तय करते हैं। और सवाल इस देश में हजारों लोगों के हजारों हैं, सब एक ही इंटरव्यू में पूछा नहीं जा सकता। यह भी बात समझिए, बताते हैं ना इनको इंटरव्यू नहीं दिया। अरे भाई क्यों उनको इंटरव्यू दें? कौन है तुम? कौन हो? सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कौन हो तुम? क्या चुनाव आयोग हो? तुम देश की जनता हो केवल? कौन हो तुम? क्यों सवाल पूछना चाहते हो? तुमको क्यों इंटरव्यू देना? तुम सर्टिफिकेट दोगे तब पता चलेगा कि कौन पत्रकार है, कौन पत्रकार नहीं है, कौन सही पूछ रहा है सवाल, कौन गलत पूछ रहा है सवाल। तुम पूछो ना राहुल गांधी से सवाल, वो तो देते हैं ना तुमको इंटरव्यू। कितना रवीश कुमार को इंटरव्यू दिया राहुल गांधी ने जब से एनडीटीवी छोड़े हैं। खैर, पीएम मोदी ने बताया कि ये इनको पता ही नहीं चला कि मैं चुनाव किधर लेकर के जा रहा हूं। 400 पार वाले नारे पे इन्होंने बोला। ये तो मैं शुरू से पूछ रहा हूं, बता रहा हूं कि 272 तो बहुमत के लिए चाहिए। पूरा विपक्ष लेफ्ट लिबरल कवाल इसी में फंसा रहा है, 400 आएगी कि नहीं आएगी, 400 आएगी कि नहीं। 4 फेज तक तो यही करते रहे, अब सब 5वें फेज से भी बोलना शुरू किया, नहीं नहीं हमारी भी 300 आ रही है, हमारी भी 300 आ रही है। अखिलेश यादव 400 बताते हैं आ रही है उनकी, और मल्लिकार्जुन खड़गे 300 बताते हैं। यहां पे भी सम्मति नहीं है विपक्ष में। खड़गे साहब कहते हैं कि हमारी 300 सीटें आएंगी, अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारी 400 सीटें आएंगी। वहां पर तो कम से कम रहो, एक मत रहो, लेकिन खैर रहना नहीं है। पाकिस्तान का एक सवाल आया कि पाकिस्तान की ताकत, मैं खुद लाहौर चेक करके आया हूं, पाकिस्तान को लेकर के कोई सवाल पूछ लिया था
तो उन्होंने कहा कि देखिए जो पाकिस्तानी है ना उनकी ताकत मैं खुद चेक करके आया हूं, क्योंकि मणिशंकर अय्यर ने एक इंटरव्यू दिया था ना कि भारत को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए, कांग्रेस के नेता है, एक रिसेंट का इंटरव्यू है, सम्मान करना चाहिए क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। तब पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की ताकत मैं खुद चेक करके आया हूं। पीएम मोदी ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, ऐसा है कि मैं उनकी ताकत लाहौर जाकर के चेक करके आया हूं, मैं बिना किसी सुरक्षा जांच के लाहौर उतरा, वहां एक रिपोर्टर कह रहा था हाय अल्लाह तौबा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये बिना वीजा के कैसे आ गया, मैं बोला ये मेरा भी देश था यार किसी जमाने में। मतलब ट्रोलिंग के एक्सट्रीम लेवल पे जाकर के प्रधानमंत्री ने इसका जवाब दिया। खैर शिवसेना को लेकर के उन्होंने भेजा, बोला सवाल, जब शिवसेना ने कहा था ना कि मोदी क्या करेंगे कि राम मंदिर में बुलाएंगे सबको, फिर ट्रेन जाएगी, फिर उसमें ब्लास्ट हो जाएगा, फिर मोदी उसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे, फिर चुनाव जीतेंगे, ये वाला कहा था ना शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने। उस पर उन्होंने कहा कि पत्रकार जाकर उस नेता से क्यों नहीं पूछते हैं कि दवा क्यों नहीं ले रहे हो भाई, मेडिकल जांच क्यों नहीं कराते हो, क्या कोई ट्रेन उड़ाई गई, क्या कोई दंगा हुआ, उन्होंने अपने दिमाग की बीमारी का इलाज कराना चाहिए। ठीक है, ये उस समय तो अफवाह फैला रहे थे, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। खैर कहते हैं ना ये मोदी जी को ये समझने की कोशिश करते, विपक्ष वाले उतने नहीं समझ पाते। बाबरी, अब फिर मोदी जी ने कहा, क्या कहा कि बाबरी का पक्षकार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आ गया, लेकिन कांग्रेस ने बहिष्कार किया। पीएम मोदी बोले इन्होंने भारतीयों पर मढ़ा 26/11 का दोष, बोला था ना भगवा आतंकवाद वहां से निकल करके, और किसका किसका हाथ है कसाब को बचाने के लिए, लपेट दिया उस पे, लपेट दिया तो ये बौरा गया, अरे अरे पुरानी बात क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं भैया, पुरानी बात होगी ना, जरूरी है ना, तभी तो जो इतिहास नहीं जानते हैं वो लोग अपना भविष्य क्या जानेंगे, इतिहास जानना बहुत जरूरी है। अब एक जो सबसे शॉकिंग बात थी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, हम लोग तो चूंकि पढ़ते लिखते रहते हैं तो पता था, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हुई कि विपक्ष कह रहा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा अच्छा जो टीएन शेषन साहब का था ना, टीएन शेषन साहब बड़े निष्पक्ष बड़े बढ़िया चुनाव आयुक्त थे, उनका भी 2 मिनट में उतार दिया, और कैसे उतार दिया ये खुद निर्णय आप करिएगा। उन्होंने कहा कि 21 मई 1991 को राजीव गांधी जी की हत्या हो जाती है, उस हत्या के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन ने पूरे देश में मतदान 22 दिन के लिए स्थगित कर दिया था। सोचिए कितने दिन के लिए, 22 दिन के लिए। कौन थे उस समय वो, क्या प्रधानमंत्री थे इस देश के, कौन थे, चुनाव जब चल रहा है बीच में, उस चुनाव के बीच में राजीव गांधी की हत्या होती है और टीएन शेषन 22 दिन तक चुनाव रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं, इस पे मोदी जी ने पूछा कि अगर किसी कैंडिडेट की मृत्यु हो जाती है, किसी कैंडिडेट की मृत्यु हो जाती है तो उस सीट पे चुनाव नहीं होता है, पूरे देश का चुनाव थोड़ी 22 दिन तक रोक दिया जाएगा। और 22 दिन तक हुआ क्या देश में, उनके अस्थियां लेकर के 12 जून और 15 जून को जाकर के मतदान बाद में कराया गया, और 22 दिन तक पूरे देश में भ्रमण किया गया, चुनावी माहौल बनाया गया। वो क्या लेवल प्लेइंग ग्राउंड था? अच्छा, इसके अलावा देखिए आप समझिए, फिर उन्होंने कहा कि वही व्यक्ति रिटायरमेंट होने के बाद 1999 में लाल कृष्ण आडवाणी जी के खिलाफ जाकर के चुनाव लड़ता है। अब इस पे लिबरल कवाल तो जाहिर सी बात है कि टीएन शेषन का तो एक भौकाल बनाया गया है, और ये टीएन शेषन जैसा चुनाव आयुक्त कोई नहीं, टीएन शेषन साहब ऐसे थे, हैं? मजेदार बात पता चली ना देश के लोगों को। केजरीवाल और हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी पर भी जवाब दिया, उन्होंने साफ साफ कहा कि देखो भाई, हमने 2200 करोड़ पकड़े जो 70 टेम्पो में जाएगा, इन्होंने 36 लाख पकड़े जो किसी बच्चे के बैग में भी आ जाएगा, स्कूली बैग में, ईडी के द्वारा। साथ के साथ यह भी कहा कि हम उन्हें जेल नहीं भेजे हैं, उनको कोर्ट ने जेल भेजा हुआ है। केजरीवाल को अगर मोदी जी जेल भेजते तो सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम बेल कैसे दे दी? अरे एक अफवाह फैलाया जाता ना मोदी जी ने जेल भेज दिया, मोदी ने जेल नहीं भेजा, मोदी जी ने कार्रवाई कर दिया, उस कार्रवाई का प्रूफ कोर्ट के अंदर है, कोर्ट को लगता है कार्रवाई सही है, कोर्ट जेल भेज देता है। तो ये थी कहानी। 6वां और 7वां पेज में अब कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ हुड़दंग है। वो हुड़दंग मचेगी जब तक कि काउंटिंग 4 तारीख तक नहीं हो जाती। तो होप दोस्तों ये दोनों ही 2-3 मुद्दे जो थे आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा। अगर आपको एनालिसिस और फैक्ट्स इस चैनल के अच्छे लगते हैं
तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी करिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। इसके साथ साथ आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को प्रेरित करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।